नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं के बीच गुटबाजी और कलह बढ़ती जा रही है। ये तो कांग्रेस में सब आम है, लेकिन अब टिकट और पद के लिए कांग्रेसियों में लात घूंसे तक चलने लगे हैं। ये हाल कांग्रेस में तब है जब टिकट का बंटवारा नहीं हुआ है। अब कल्पना कीजिए जब उम्मीदवारों की घोषणा होगी तो क्या हालात कांग्रेस में बनेंगे। वहीं गुटबाजी और कलह के मामले में बीजेपी की अनुशासन की डोर भी कमज़ोर होती नजर आ रही है। इंदौर का ताज़ा उदाहरण ले लीजिए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या उस गुटबाजी और कलह का नुकसान दोनों पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ेगा या चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल करने में दोनों दल कामयाब हो जाएंगे। सवाल तो यह भी है कि आखिर कैसे बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच पनप रही इस कलह को कम कर पाएगी। आज चर्चा में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। जैसी उम्मीद थी कुछ वैसा ही कांग्रेस में सामने आ रहा है। चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह खुलकर सामने आ गई है। टिकट की दौड़ में कांग्रेस नेता एक दूसरे की टांग खींचते नजर आने लगे हैं। खंडवा में तो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के मामले में कांग्रेस कार्यालय में समर्थकों के बीच जमकर झूमा झटकी हुई, कुर्सियां फेंकी गई। इतना ही नहीं, उज्जैन में तो मुस्लिमों को टिकट नहीं देने का एक कथित ऑडियो भी वायरल हो गया। ये ऑडियो कथित तौर पर उज्जैन कांग्रेस शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया का बताया जा रहा है। इसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ये धार्मिक नगरी है और यहाँ कोई मुस्लिम नेता टिकट नहीं ले पाएगा। इशारों में वो प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नूरी खान को लेकर ये बातें कह रहे थे। अब नेताओं के बीच कलह को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जितनी बेशर्मी के साथ में कांग्रेस के इंटरनल मामलों में, कांग्रेस के आंतरिक मामलों में दखल दे रही है, अगर वही ऊर्जा भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी की सिर्फ टव्वल और गुटबाजी पर ध्यान लगाती तो शायद बेहतर होता। आज एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जो 40 साल से 30 सालों से खून पसीना देकर जिसने पार्टी को सिंचित किया, वो आज किस प्रकार से उपेक्षित फील कर रहा है, महसूस कर रहा है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी को स्वयं एनालाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अकेले कांग्रेस में ही गुटबाजी या कलह दिख रही हो। कुछ दिन पहले इंदौर में भाजपा युवा मोर्चा के दो गुट आपस में भिड़ गए। शहर अध्यक्ष की पिटाई कर दी और प्रदेश अध्यक्ष का तो कुर्ता ही फाड़ दिया। यानी अनुशासन के लिए जाने जाने वाली बीजेपी में भी चुनाव के वक्त नेता आपा खोते जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में मची खींचतान पर भाजपा चुटकी ले रही है। ये जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, वास्तविक में यह एक तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के खातिर एक पक्षी व्यापारिक एक एजेंडा है उनका, और उस एजेंडे मात्र के तहत कार्रवाई करने का काम कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। बीजेपी भले ही कांग्रेस को निशाने पर ले, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी खुलकर सामने आने लगी है। और कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है वो कोई नया नहीं है। वही कांग्रेस 6 महीने पहले टिकट देने की बात कर रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर कांग्रेस ने 6 महीने पहले टिकट की लिस्ट जारी कर भी दी तो कांग्रेस कलह को रोक पाएगी। सवाल तो बीजेपी के लिए भी है कि क्या उसकी अनुशासन की डोर अब ढीली पड़ती जा रही है। खैर, अगर जल्द ही दोनों पार्टियों ने डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो चुनाव में ये कलह बीजेपी और कांग्रेस दोनों को भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। तो बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। और जो हम देखते थे कांग्रेस में कि टिकट वितरण के 6 दिन पहले या टिकट वितरण के 6 घंटे बाद जो कुछ होता था, वो टिकट वितरण की अभी प्रक्रिया शुरू नहीं है, उसके 6 महीने पहले से होने लगा है। ये बिल्कुल सही है। इस बार का जो चुनाव है वो एक ऐसी स्थिति का चुनाव है जहां दोनों ही पार्टियों में दलीय अनुशासन खंडित जैसा है, और उसका सबसे मूल कारण ये है
कि कांग्रेस के बहुत से लोग भाजपा में आ गए। अब सरपुटब्बल की आदत थी वो यहाँ शुरू हो जाएगी। कुछ नेता ऐसे हो गए कि जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं भाजपा में सत्ता को लेकर के या दोबारा से सत्ता बनाने को लेकर के, उसका लाभ भी लोग लेने उठा रहे हैं। क्योंकि जब आप कहीं कहीं से अनुशासन की डोर को उस रूप में नहीं थाम पा रहे होते हैं, तो साथ में बराबरी के कमजोर इधर उधर के लोग जो हैं वो वातावरण को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। को लेकर के थोड़ा स्पष्ट बोलना चाहता हूं, और वो ये है, जैसे भंवर सिंह शेखावत का उल्लेख होता है कि भंवर सिंह शेखावत साहब ने आलोचना क्यों की, तो वहां जो ही वो आलोचना करते हैं तो एक नाम आता है राजेश अग्रवाल का। बिल्कुल। तो राजेश अग्रवाल जी ने उनको खिलाफ चुनाव लड़के उनको हरवा दिया। वो भाजपा के नेता हैं, वो किसी एक बड़े नेता के समर्थक हैं। वो बार बार कहे जाने के बाद भी उनको वापस नहीं लिया गया। ये पीड़ा है, इस पीड़ा का वो इस चुनाव में प्रकटीकरण कर रहे हैं। अब इस चुनाव में उसका लाभ क्या होने वाला है, क्योंकि जिस व्यक्ति से भंवर सिंह जी शेखावत हारे थे वो व्यक्ति तो भाजपा में आ गया। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां ये हो गई कि लोगों के मन में ये आ रहा है, यानी असहज और असुरक्षा का भाव जो है इस समय राजनीतिक कार्यकर्ताओं में आ रहा है। वो कांग्रेस हो सकती है, भाजपा हो सकती है। अब मैं कांग्रेस का एक उदाहरण देता हूं आपको। कांग्रेस क्या हो रहा है कि आमतौर पर नेता अपने समर्थक के बारे में विचार करता था कि भाई इस क्षेत्र में ये व्यक्ति जीतने के लायक हो। अब आपने वहां एक सर्वे नाम की चिड़िया को बीच में उड़ा दिया, और वो कह रहे हैं कि ये सर्वे नाम की चिड़िया जिस डाल पे बैठेगी उसी डाल के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति टिकट लेगा। तो अब ये जो खेल है, इसके अंदर कार्यकर्ता की मेहनत, नेतृत्व करने की विकसित क्षमताएं, और अभी तक जो पाल करके कार्यकर्ता तैयार किए थे कांग्रेस में, उन सब का काम बंटाढार हो गया केवल चिड़िया से। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि अविश्वास और जो है अपने बारे में, अब खुद के बारे में ही अविश्वास पैदा होने लग गया। ये लगने लग गया कि भाई मैंने तो इतने महीनों बरस तक मेहनत कर ली, 5 साल हो गए, 5 साल में मैंने कार्यकर्ताओं पर पैसा खर्च करके उनको तैयार किया अपने समर्थन के लिए। अब मुझे तो टिकट इसलिए नहीं मिल रहा कि सर्वे के अंदर तो गड़बड़ हो रही है। और सर्वे में मैं बहुत ईमानदारी से मनोज जी आपको कह रहा हूं कि एक बात तो जरूर मानी जा सकती है कि चुनाव के जो सर्वे हैं, यानी कि आपने मतदान कर दिया, मतदान के बाद जो है लोगों से आपने संपर्क किया तो आपको कह दिया, आपने चुनाव के संभावनाएं देखने के लिए चुनावी पीरियड के अंदर, क्योंकि उस समय लोगों का मानस बना हुआ होता है कि कौन किसको वोट देना चाहता है, तो उस समय आपने यदि सर्वे की मामला किया तो समझ में आता है उस समय लोगों की मानस है, इसलिए आपको बता दिया उसने। लेकिन आज आप मेरे से और आपसे भी उगलवा लेंगे कि हम किसको वोट देने वाले हैं या हम जो है किसको मुद्दा समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि 40-50% से 60% लोग तो यूं ही टाल देते हैं कि यार इनका तो यही काम है, ये आते ही है। इसलिए ये सर्वे जो वर्तमान सर्वे है इनका कोई मायने नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। अगली बात जो कह रहा हूं ये बिल्कुल, लेकिन जो सर्वे नहीं है और उसके बाद ये हाल है, तो जो आप कह रहे हैं उसके बाद की परिस्थितियां क्या बनेंगी? ये बहुत बड़ी बात है कि आज जो मैं कह रहा हूं ना, विश्वास पैदा हो गया हमारे अंदर कि अब हमारा जो नेता बैठा हुआ है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हो चाहे कांग्रेस का नेतृत्व हो, वो तो अब सर्वे को देखेगा, हमको देखेगा ही नहीं। तो वो अभी से ही शक्ति प्रदर्शन में लग गए हैं, उन्हें डर लगने लग रहा है। उस डर का परिणाम है, ये डर का प्रकटीकरण है। अटल जी के शब्दों में यदि कहूं तो मैं, ये डर का प्रकटीकरण है जिसके कारण ये सब हो रहा है। और दूसरा ये है मनोज जी, आप एक लाइन की राजनीति समझिए। मैं बहुत दिन से इस बात पर को देख रहा हूं और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि मैं उस तक एंड तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो मैं कह रहा हूं। अनुशासन शब्द कहां शुरू होता है? वो आपके काम करने वाले उस पर होता है, यानी कि आप अपने कर्मचारियों पर अनुशासन लागू कर रहे हो, खुद पर अनुशासन कहां लागू है? आप जितने भी बड़े नेता हैं जो संगठन का संचालन करते हैं, उन पर किस टाइप का अनुशासन है? वो तो ये सबसे बड़ा सवाल है। वो तो अपने पट्टों को भर रहे हैं और आपसे ये कह रहे हैं आप अनुशासन में रहो। तो अनुशासन तो पहले अब कुशवाहा ठाकरे देते थे अनुशासन, नारायण प्रसाद गुप्ता, प्यारेलाल खंडेलवाल देते थे अनुशासन, जो ये कहते थे कि नहीं नहीं वो 5 व्यक्तियों में से वही व्यक्ति चुनाव जीतेगा। अब वो किसके गुट का है ये अलग बात है, लेकिन चुनाव कौन जीतेगा? आज तो ये हो गया कि 5 में से मेरे वाला जीतेगा भैया, 4 को मारो गोली। तो ये जो है अनुशासनहीनता नीचे की, तो उससे भी आगे हो गया ना कि जीते ना जीते लेकिन टिकट मेरे वाले को ही चाहिए। बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल। ब्रजेश जी, एक और चीज़ है जो शर्मा जी भी कह रहे हैं
कि अनुशासन की जो चिड़िया है वो हम देख रहे हैं कि उस पर भी चेहरा देख के कार्रवाई होती है। कि अगर हम देखें, सुशील तिवारी का उदाहरण है कि आप उनको प्रदेश कार्य समिति से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, लेकिन कैबिनेट में जब दो मंत्री आपस में झगड़ते हैं, एक मंत्री दूसरे मंत्री के घर बुलडोजर भिजवा देता है, आमने सामने की टकराहट होती है, एक मंत्री के खिलाफ दूसरे मंत्री का समर्थक लोकायुक्त पे शिकायत करवा देता है और उसी सरकार में उसके खिलाफ पी शुरू हो जाती है, तो इनका निपटारा कौन करेगा? और जो शर्मा जी कह रहे हैं कि संगठन जो देख रहा है, कार्रवाई कर रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन जिसके ऊपर जिम्मेदारी उस पर कार्रवाई कब होगी? और वो कब जिम्मेदारी या बड़े लोगों पर कार्रवाई करेगा? तब तो मैसेज नीचे तक जाएगा। देखो, जो छोटे कार्यकर्ताओं पे बात करने, कार्रवाई की बात जो आप कर रहे हैं, तो वैसे भी कहा जाता है ना, समरथ को कहाँ दोष घुसाएं। बिल्कुल। तो आप देखिए ये सक्षम हैं, बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, और आगे टिकट भी उनका पक्का है क्योंकि वो जीतने वाला एक मंत्री हैं और उनके ऐसा कोई कद्दावर नेता नहीं है उनके क्षेत्र में। तो उनको कौन अनुशासन का डंडा दिखाएगा, कौन उन पर कार्रवाई करेगा? क्योंकि फिर आपको उम्मीदवार कहाँ मिलेंगे? नहीं, लेकिन ये आप जरूर कह रहे हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है इनमें से कुछ चुनाव भी हारे और कुछ हार के डर से हर बार चुनाव क्षेत्र भी बदल लेते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जब आप ताकत दिखाता है, समर्थ दिखाता है आदमी, तो आपने अनुशासन का डंडा तो चला दिया, लेकिन आप वापस भी ले आते हो क्योंकि आपको लगता है कि वापस ले आएंगे तो आपका भला हो जाएगा, नहीं तो आपकी एक विधानसभा सीट आपकी चली जाएगी। क्योंकि वो इस तरह से बगावत करते हैं कि आपको नगरीय निकाय चुनाव में, निगम चुनाव में भी आपको वहाँ मात मिल जाती है। तो देखिए, जो अपनी ताकत दिखाएगा राजनीति में, जो शक्ति दिखाएगा, शक्ति प्रदर्शन क्यों किया जाता है राजनीति में? इसलिए कि मेरे साथ इतने लोग हैं, मेरे साथ इतनी ताकत खड़ी हुई है, इसलिए आप मुझे टिकट दीजिए, आप मुझे उम्मीदवार बनाइए। तो ये शक्ति प्रदर्शन का हम देखते हैं, चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर तक चलता है। जब आपका केंद्रीय आलाकमान आता है तो राज्य सरकारें शक्ति दिखाती हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री शक्ति दिखाते हैं, विपक्ष में विपक्षी नेता आदि, दिल्ली से आलाकमान आता है उनका, तो वो अपनी शक्ति दिखाते हैं, देखिए मेरे साथ इतने लोग हैं। लेकिन अनुशासन तो मनोज जी एक डराने की चीज़ है। छोटे मोटे लोगों पे आप कार्रवाई कर दीजिए, यदि वो भी आपकी ताकत दिखा दें, वो भी सक्षम है, अगले चुनाव में बगावत कर दें, तो चुनाव आने से पहले, अगला चुनाव आने से पहले आप वापस ले लेते हो। तो घर वापसी नाम दे दिया जाता है, घर वापसी नाम दे दिया जाता है कि माफ़ कर दिया जाता है, उससे एक पत्र लिखवा लिया जाता है कि गलती हो गई है। तो आप देखिए कि घर वापसी होती है ना, तो आदमी को पता है कि मैं नगरीय निकाय चुनाव में बगावत करूंगा, विधानसभा चुनाव में वापस आ जाऊंगा, विधानसभा चुनाव में बगावत करूंगा, मैं लोकसभा चुनाव में वापस आ जाऊंगा, अभी नहीं आऊंगा तो 4 साल बाद आ जाऊंगा। तो आप ये देखिए कि जब आपकी कार्रवाई तो सिर्फ फौरी हो गई ना, आपने डराने के लिए कर दी, डर पा नहीं रहे हैं आपका। तो जब आप डर ही नहीं रहा है आदमी, तो अनुशासन का डंडा चलाने से क्या मतलब? और जो आपने कहा कि ऊपर से ही वो होना चाहिए ना, सफाई। यदि आप देखिए कि ऊपर वाले पे तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जब ऊपर वाले पे कार्रवाई होगी तो कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं होगी कि वो अनुशासनहीनता कर सके। उसे मालूम है कि जब बड़े पे डंडा चल गया, उसका टिकट कर दिया। आप नारायण त्रिपाठी को देख लीजिए, वो राक्षस कह रहे हैं अपने सांसदों को, बार बार अनुशासनहीनता कर रहे हैं, अलग बिंद की मांग कर रहे हैं। किसी ने कोई अनुशासनहीनता की एक चिट्ठी भी पकड़ाई उनको? और सांसद जी भी पहलवानी दिखाने मैयर पहुंच जाते हैं कि भैया आ जाओ, दो हाथ कर। आप देखिए, एक केपी यादव हैं, बार बार अनुशासनहीनता कर रहे हैं, आप उनको बुला लेते हो कांग्रेस बीजेपी कार्यालय में, आप खबर आती है कि फटकार लगा दी। ऐसी कौन सी फटकार लगा दी आपने कि वो बाहर जाके फिर वही भाषा बोलने लगता है? तो आपका डंडा चल कहाँ रहा है? आप बड़े लोगों पर चला कहाँ पड़ रहे हो? यदि आप तिवारी को हटा देते हो तो उससे होता क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको ही पता है कि उसको हटाने से आपकी पार्टी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप कार्रवाई कर देते हो। तो जब तक ये भेदभाव होगा, जब तक ऊपर से कार्रवाई नहीं होगी, बड़े लोगों को सही से अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, तो नीचे वाला कहाँ से करेगा मन? तो यही वजह है कि अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही। कांग्रेस की अनुशासन की तो हम बात ही नहीं कर सकते, वहां तो बी फार्म लूट के ले जाते हैं, वहां तो कोई डर नाम की चीज है ना, अनुशासन नाम का तो कोई डर ही नहीं है, वहां तो खौफ ही नहीं है। वहां तो नेता उनका पावरफुल होना चाहिए, और नहीं भी हो तो खुद पावरफुल हो, तो बी फार्म भी लूट ले जाते हैं, और बी फार्म मिल भी जाए तो जमा नहीं करते, इतनी दादागिरी चलती है, और बाहर निकल जाते हैं तो वापस ले लेते हैं। तो कांग्रेस की तो बात अनुशासन पे अपन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां अनुशासन नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है। लेकिन जिस संगठन में कुलीने का कुनबा कहा जाता है, अनुशासन का डंडा चलता था, भय रहता था, वो भय क्यों खत्म हो रहा है? इस पर भी पार्टी को विचार करना चाहिए। यदि वो भय खत्म हो गए तो कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं होगा। जिस तरह से लट्ठियां चल रहे हैं उस तरह से यहाँ भी चलने लगे और दिखने लगे। अभी तो मुंह जवानी आपसे विवाद हो रहा है, एक दूसरे की शिकायत हो रही है। किस तरह से कैबिनेट से बात लीक हो गई? आपने किसी ने विचार किया? जिसने लीक किया उस पर कोई कार्रवाई की? यदि 2 मंत्रियों को झगड़ा हुआ है तो आपके अंदर ही बड़े लोगों ने लीक किए ना, छोटा तो वहां कोई कर्मचारी था नहीं। बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि बड़े लोगों को डर खत्म हो गया है।
तो ये डर खत्म हो गया है, तो फिर कोई अनुशासन नहीं रहने वाला। वैसे ही डंडे चलेंगे, वैसे ही सिर फुटब्बल होगा, जैसा हम कांग्रेस कार्यालय में देखते थे। बीजेपी में उसकी शुरुआत हो गई। तो अभी से आपको उस पर लगाम लगाने के लिए कुछ ऐसे उदाहरण पेश करना पड़ेंगे, कुछ ऐसी सख्त कार्रवाइयां करना हमने पड़ेंगी। पिछले चुनाव में बीजेपी के कांच फूटते भी देखे प्रदेश कार्यालय में। तो लेकिन एक और बात है शर्मा जी, जहाँ पे कांग्रेस के लोग आए भाजपाइयों से झगड़ा तो समझ में आता है कि भाई विचारधारा का टकराव है या किसी का हक मारा जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का कपड़े कुर्ते फाड़ दिया जाता है, दो गुट उनके आपस में लड़ लेते हैं, जहाँ टिकट की कोई बात ही नहीं है। नारायण सिंह कुशवाहा जो कि ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, वो खुल्ले में खुल्ला डंके की चोट पर कहते हैं कि समीक्षा गुप्ता को अगर वापस लिया तो मैं पार्टी के खिलाफ काम करूंगा या अनूप मिश्रा को टिकट दे दे, यानी टिकट भी वो तय कर दे रहे हैं किसके संग क्या होना चाहिए। नारायण त्रिपाठी का उदाहरण है कि उन पर कोई एक्शन नहीं होता और रही सही कसर सांसद मैयर चले आते हैं, मैदान में कूद जाते कि भैया आजा मैदान में दो हाथ कर ले। तो ऐसा नहीं लग रहा कि प्रदेश की राजनीति दंगल हो गई कि जो जितना ताकतवर है वो अपने हिसाब से अपनी ताकत दिखा ले और जो बचेगा वो टिकट ले लेगा। देखिए, नारायण त्रिपाठी जी के बारे में तो सबको मालूम है कि वो उनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, और वो जिस तरीके से कमलनाथ की गोद में जाकर के बैठ गए थे और उसके बाद जो है जिस तरीके से उन्हें मजबूरन जब सरकार बदल गई तो वापस आना पड़ा, और उनका व्यवहार उसी दिन से वैसा हो गया जिस दिन से उन्होंने ये मान लिया था कि मैं अब भाजपा के साथ नहीं हूँ। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट भी नहीं देने वाली इस समय में। तो दिया जाए ना, क्योंकि अब तो ऐसा भी नहीं है कि उनके नहीं हटने से सरकार पर कोई संकट हो। नहीं, मैं मुरब्बत क्या उन्हीं को टांग के एक मिसाल दे सकते थे, क्योंकि इसी मुरब्बत एक सचिन बिरला पे कांग्रेस ने कर रखी है। नहीं, मैं आपको एक बहुत टेक्निकल बात कहता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है जो हम सवाल उठा रहे हैं, ये व्यवहारिक सवाल है, लेकिन एक टेक्निकल बात है कि जब आपने उसके ऊपर कार्रवाई की तो वो असंबद्ध सदस्य के रूप में विधानसा के सदस्य हो। ठीक है ना, 4 महीने का वक्त है। नहीं ठीक, ये आप सोच रहे हो ना, मैं सोच रहा हूँ ना, लेकिन संगठन ऐसा सोच रहा है। जो मुझे जानकारी मिली मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं आपके सामने मनोज एक बड़ी बात कहने वाला हूँ। जो वो बड़ी बात क्या है, आप देखिए, आपने एक बहुत मुद्दा, दोनों मित्रों ने बहुत बढ़िया मुद्दा ये कहा कि भाई पहले बगावत कर लो और फिर वापस आ जाओ, और फिर ले लिया जाएगा कि लोकसभा का विधानसभा में, विधानसभा का पार्षद का, ऐसा करके हम सब लोगों ने एक बात कही। लेकिन आपको एक बहुत गंभीर बात की तरफ ध्यान आकर्षित करा रहा हूं। आपने ये देखा कि अभी धीरज पटेरिया जी की वापसी हुई है। बिल्कुल। विरोध किसने किया? विरोध किया केवल मेघराज जी जैन साहब ने। मेघराज जी जैन साहब मध्य प्रदेश के माने हुए संगठक हैं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, हम सब लोग उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन उनने क्यों किया भाई? उनको क्या आवश्यकता पड़ी थी? वो तो भाई संगठन में इतने बड़े आदमी थे, कह देते नहीं मतलब भाई। पर उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा और लिख करके कहा। क्यों कहा? यही बीजेपी के लिए नुकसानदायक पॉलिटिक्स है कि शरद जैन को सुंदरलाल जी पटवा, यानी जैन साहब सुंदरलाल पटवा जी उनको टिकट दिलाते थे। लगातार ये देखा कि पटेरिया परिवार और पटेरिया का क्षेत्र ज्यादा जबरदस्त था वहां, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने शरद जैन साहब को पटवा जी के निर्देश पर टिकट दे दिया। पटवा जी के टिकट नहीं, उसके बाद धीरज पटेरिया ने चुनाव लड़ा, 25,000 वोट लिए। बिल्कुल। यदि भाजपा का चुनाव चिन्ह होता तो धीरज पटेरिया विधायक होता। और उसके बाद जो है आलोचना कौन कर रहे हैं? शरद जैन साहब की आलोचना के विरुद्ध खड़े हुए व्यक्ति को लिए जाने की आलोचना जो है मेघराज जैन कर रहे हैं। ये तो हमने मंदसौर में मारू परिवार के संग भी होते देखा कि पटवा जी के रहते तक टिकट नहीं मिला, अब वो बीजेपी से विधायक है। ओम प्रकाश सकलेचा जी को जिंदा, पटवा जी जब तक जिंदा रहे उनको मंत्री नहीं बनने दिया। बिल्कुल। कोई मुख्यमंत्री के बेटे थे। मैं कहना ये चाहता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी में जाति की दृष्टि से विरोध होने लग जाएगा, क्यों उस समय जब ब्राह्मण खड़े हो जाते तब क्या होता? भाजपा में कलह नहीं हो जाती कि जैन वर्सेस ब्राह्मण हो जाते, जैसे ब्रजभूषण सिंह को लेकर के जाट वर्सेस राजपूत हो रहा है। तो ये आरोप तो अभी लगते रहे जब जिला अध्यक्ष वगैरह बनाए, प्रदेश कार्यकारिणी बनी, कि उसमें एक वर्ग विशेष के लोगों को, ब्राह्मणों को खास तौर से तवज्जो दी गई। ये आरोप लगते रहे, पार्टी के संगठन में से आवाजें उठी। वही कह रहा हूं ना, यही तो एक संदेश ऐसा है जिस संदेश ने हमें ये समझने के लिए विवश कर दिया है कि हर आदमी, क्योंकि हम सब लोग पहले से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि आज निकटतम, मैं उस बात को कहने से रुक रहा था लेकिन चूंकि आपने अवसर दे दिया इसलिए मैं कह देता हूं। भाई आप बताइए कि युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष आपने कितने देखे हैं? मैंने कितने देखे? मुझे याद है, शिवराज जी जब युवा मोर्चे के अध्यक्ष होते थे, नरेंद्र सिंह जी जब युवा मोर्चे के अध्यक्ष होते थे, युवराज सुखोजीराव पवार होते थे, कमल पटेल होते थे, सारे लोगों के काम को मैं देखता आया हूं।
उमा भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, बिल्कुल। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपसे उल्टा सवाल पूछ रहा हूं कि वैभव पवार जी का युवा मोर्चे से क्या लेना देना? ये सवाल थोड़ा पीछे चलेंगे तो अभिलाष पांडे, अमरदीप मौर्य के लिए भी उठेगा। नहीं, अमरदीप मौर्य के लिए भी उठेगा, अभिलाष पांडे के लिए नहीं उठेगा। अमरदीप मौर्य संगठन मंत्री थे, संघ में काम करने वाले थे, उनको तो मेनन साहब ने बना दिया। मैं कहना ये चाहता हूं कि युवा मोर्चे का अनुशासन भंग इसलिए हुआ क्योंकि युवा मोर्चे की टीम से निकला हुआ व्यक्ति यदि कोई अध्यक्ष होता तो इस प्रकार का अनुशासनहीनता नहीं होती। तो जो पके पकाए जो चावल होते थे, वो जो पहले पके हुए लोगों को नीचे से आते थे, संघर्ष करके उनको पद मिलता था, नए लोगों को सरमाई मिल गया, इस वजह से ऐसा हो रहा है क्या? क्या बोला? नए युवाओं को मौका दे दिया जिन्होंने संघर्ष किया नहीं है, उन लोगों की वजह से जो इतने सक्षम नहीं है, संगठन को चलाने की क्षमता नहीं है जिनमें। युवा मोर्चे में सक्रिय या पार्टी में सक्रिय कोई व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है तब ऐसी अनुशासन हीनता नहीं होती, क्योंकि वर्षों तक तो स्थिति वही है ना जो ब्रजेश कह रहे हैं कि आपका नेता कितना पावरफुल है, फिर आप कोई भी हो आपको पद मिल सकता है। तो ब्रजेश जी, कांग्रेस में भी बात हो रही है कि 66 सीटों पर। मनोज जी, पद एक बात है, पद तो कोई भी ले सकता है ना, पर पद के बाद आउटपुट देना उतना ही गंभीर विषय है। लेकिन पद भी ऐसा दमदार व्यक्ति लेगा तो उसके सामने ऐसी अनुशासनहीनता नहीं होगी ना शर्मा जी। हिम्मत नहीं पड़ेगी कि नीचे से आया है जी। जोशी जी के सामने कोई अनुशासनहीनता नहीं कर पाता था, पटवा जी के सामने नहीं कर पाता था, खंडेलवाल जी के सामने नहीं कर पाता था। मनोज जी, दो चीजों को आप देखें जी। आप संगठन के रूप में आज की तारीख में प्रदेश अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं, बीडी शर्मा साहब। उसके पहले आप 2 अध्यक्ष और उठा लीजिए। आपको नहीं लग रहा कि आज जो है सक्रियता ज्यादा है? आपको ये नहीं लग रहा कि आज संगठन में काम की गतिशीलता ज्यादा है, संगठन की सक्रियता ज्यादा है? मुख्यमंत्री जी के रूप में आप लेकिन आप ये देखिए ना आनुषंगिक संगठन भी इसी तरह से काम आप भी इतने लंबे समय से देख रहे हैं, हम मान रहे इस चीज को, लेकिन जो उन्होंने मोर्चा प्रकोष्ठ है, आप बताइए उनमें से कि महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष को आपने कब देखा? युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने कौन सा उल्लेखनीय काम किया? पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पिछले अध्यक्ष ने ऐसा काम किया था कि पार्टी को शर्मिंदा होना पड़ा, नया अध्यक्ष लाना पड़ा। अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष ने क्या काम कर रहा है? और पिछले मोर्चों की हम अगर बात उठाकर देखें तो उनके काम का तरीका देख लिया, और जो इनके, तो टीम, अगर आप सेनापति हो तो अगर कमजोर टीम है और आपको लगता है कि अकेले आप ही संघर्ष करके जिता देंगे तो भी एक रिस्क है। नहीं, पर जिलों में काम अच्छे हो रहे हैं। ये बात आप जो कह रहे हो, ये अनुषांगिक संगठनों की मुखियाओं की बात हो रही है। केवल मुखिया काम करता है ऐसा नहीं है, मैं बीडी शर्मा जी की टीम की बात कर रहा हूं। ये मोर्चे प्रकोष्ठ तो ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं काहे के लिए बनते हैं। ये समाज में इंपैक्ट डालने के लिए बनते हैं और समाज का एक महत्वपूर्ण आदमी उठा करके इसका वो बना दिया जाता है। बाकी कोई लंबा चौड़ा ये चुनाव में कोई बहुत असर डालेंगे, वो समाज के लोगों को जोड़ने का काम तो मुख्यमंत्री जी को और पार्टी अध्यक्ष को ही करना है। तो आपको नहीं लगता है कि इससे अच्छा हो ये संगठन मोर्चे भंग कर दिए जाएं और उनकी जगह उतने ही एक जिम्मेदार लोग रख लिए जाएं कि एक एससी मोर्चे का रख लो, आप एससी का आदमी रख लो, एक ओबीसी का दमदार आदमी रख लो, आप एक कोई महिला नेत्री दमदार रख लो, क्योंकि आप एक ही नेत्री को आप संगठन में भी पद दे देते हैं, आप उनको राज्यसभा में भेजना है। एक ही व्यक्ति को आप 4 जिम्मेदारी देते हैं और 4 आदमी ऐसे जो बिना जिम्मेदारी के घूम रहे हैं, तो आखिरकार संगठन का ही तो कामकाज बढ़ाएंगे, टेंशन बढ़ाएंगे, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। इसका जवाब केवल ये है कि आपकी दृष्टि कितनी जा रही है। अब आपको इससे ज्यादा दिखता ही नहीं है। तो यही तो सवाल है कि जब आपको पार्टी छोड़कर आपको चेहरों की अगर चिंता होगी तो फिर जो नतीजा हम देख रहे हैं कि फिर कुर्ते भी फटेंगे, फिर चांटे भी पड़ेंगे, फिर डंडे भी चलेंगे। लेकिन अब समय की कमी है, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। राजनीतिक दलों के जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर अनुशासन एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी राजनीतिक दल, किसी समाज, किसी संगठन, किसी कंपनी, किसी सोसाइटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब अनुशासन की डोर टूटती है तो केवल अनुशासन नहीं टूटता है, बहुत सारी चीज़ें तितर बितर हो जाती है। और ख़ास तौर से जब मामला राजनीति से जुड़ा हो तो मामला और गंभीर हो जाता है। तो वक्त है कि राजनीतिक दलों को और ख़ास तौर से भाजपा को इस पर गंभीरता से मंथन करना चाहिए, क्योंकि कुल्लूनियों के कुनबे में बची ये कलह क्या रंग दिखाएगी, इसके लिए अभी पार्टी शायद गंभीर नहीं है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। फिर से